नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे का दिन, जब मैं ये कहानी, ये वाकया आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। और मैं क्राइम तक के जिस स्टूडियो से इस वक्त आप सबसे मुखातिब हूं, उसके बगल में साहित्य तक, जो हमारा सहयोगी यूट्यूब चैनल है, उसका स्टूडियो है। और वहां वैलेंटाइन डे के मौके पर गीत संगीत और साहित्य का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ऐसा मुमकिन है कि शायद साहित्य की और गीत संगीत की स्वर लहरियां इधर तैरती हुई आए और आप सबको सुनाई दे जाए। तो खैर, वो एक अलहदा मसला है। फिलहाल हम बात करेंगे क्राइम की और क्राइम के कहानी की। लेकिन आज जो वाकया, जो कहानी मैं आप सबको सुनाने और बताने वाला हूं, वो कोई हार्डकोर मर्डर मिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी दिलचस्प कहानी है जिसे सुनकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन की तारीफ करने से आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। क्या है ये मामला, कहाँ की है ये घटना, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको सब कुछ बताते हैं। ये घटना 30 नवंबर 2022 की है और जगह है उत्तर बिहार का कटिहार। कटिहार जिले के केहुनिया पंचायत में दीघा पार संथाली टोला में एक घर में 30 नवंबर 2022 की रात को डकैती की बड़ी वारदात होती है। बड़ी वारदात इसलिए क्योंकि तकरीबन 8 से 10 डकैत इस रात को संथाली टोला में रहने वाले टिक्कू सोरेन नाम के एक शख्स के घर पर धावा बोलते हैं। और धावा बोलकर न सिर्फ घर वालों के साथ बुरी तरह मारपीट करते हैं, बल्कि घर से सोने की चेन, चांदी की पायल, गले का हार, 30-40 हज़ार रुपए नकद और दूसरी कीमती चीज़ें लूट कर ले जाते हैं। ये डकैत इतने खूंखार हैं कि मारपीट करने के साथ साथ घर के बिल्कुल दरवाजे पर वो एक के बाद एक कई बमों से हमला करते हैं। ये जो उत्तर बिहार का इलाका है, कटिहार का इलाका, वो पश्चिम बंगाल से लगता हुआ है। तो इस इलाके में बम का एक अलग कल्चर है। वहाँ ऐसे बहुत सारे बवाल और झगड़े होते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को बमों से निशाना बनाते हैं, टारगेट करते हैं। लेकिन चाहे कल्चर हो या जो हो, है तो खतरनाक। तो ऐसे में बमबाजी से टिक्कू सोरेन के परिवार के लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और वो डकैती का शिकार बनकर मन महसूस कर रहते हैं। लेकिन जब डकैत चले जाते हैं, उसके बाद टिक्कू सोरेन रात को ही लोकल पुलिस स्टेशन में जाते हैं, प्राणपुर पुलिस स्टेशन। और प्राणपुर पुलिस स्टेशन में जाकर वो इस पूरी घटना के सिलसिले में रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस जो है वो मौका वारदात पर पहुंचती है, बहुत बारीकी से मौके का मुआयना करती है, बहुत तफसील से एक एक चीज़ को देखती है, समझने की कोशिश करती है और इस मामले की पुलिस जांच आगे बढ़ाती है। लेकिन इस जांच में पुलिस को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, कोई लीड पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में नहीं मिल पाती। उसकी वजह यह है कि एक तो ये एक रैंडम डकैती का मामला है। रैंडम डकैती का मामला मतलब ये कि वो डकैत कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ के रहने वाले थे, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अगर ये कोई एनिमिटी का या दुश्मनी या रंजिश का कोई मामला होता तो शायद किसी दुश्मन या ऐसे इंसान के बारे में पुलिस को जानकारी मिल जाती जिनके साथ सोरेन परिवार की कोई अदावत या रिश्तों में खटास वाली बात थी, तो फिर पुलिस उसे पकड़ सकती थी। लेकिन कोई भी लुटेरा या डकैत अगर किसी घर में स्ट्राइक करता है, हमला करता है, तो इस तरह के केसेस आमतौर पर ब्लाइंड होते हैं और ऐसे केसेस को सॉल्व करना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो जो कटिहार की पुलिस है, प्राणपुर थाने की पुलिस, उसके लिए भी ये मामला बहुत चैलेंजिंग हो रहा था। एक और भी चैलेंज पैदा करने वाली जो बात थी वो ये थी कि तकरीबन 8 से 10 डकैतों ने इस घर पर धावा बोला था। लेकिन जब पुलिस ने उस इलाके का डंप डाटा, मोबाइल फोन का डंप डाटा कलेक्ट किया, तो पुलिस ये देखकर हैरान रह गई कि वहां पर कोई नंबर सिवाय टिक्कू सोरेन परिवार के लोगों के कोई और नंबर उस जगह पर एक्टिव ही नहीं था। अब ये अपने आप में बड़ी अजीब बात थी। 8 से 10 लोग किसी के घर में धावा बोले और किसी के पास मोबाइल फ़ोन ही ना हो, आज के ज़माने में ये मुमकिन ही नहीं है। तो अगर कोई नया नंबर डंप डाटा कलेक्शन में पुलिस को नहीं मिला तो इसके दो ही मतलब हो सकते थे कि ये जो हमलावर हैं, जो डकैत हैं, ये या तो अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके वहाँ तक पहुँचे थे या फिर ये अपना मोबाइल फ़ोन लेकर ही नहीं आए थे। तो अब ये इतने शातिर थे कि ये सब कुछ इन डकैतों ने पुलिस को चकमा देने और धोखा देने के लिए ही किया होगा। तो कुल मिलाकर पुलिस के सामने कई चुनौतियां थी और इन डकैतों की पहचान कर पाना, उनको आइडेंटिफाई कर पाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था।
लेकिन इसी बीच मौका वारदात के मुआयने से पुलिस को कुछ ऐसी चीजें नजर आई थी, कुछ ऐसी बातें पुलिस ने गौर की थी जिसने इस मामले की तफ्तीश में पुलिस की बड़ी मदद की। और वो जो चीज थी वो आप जानकर आपको भी बड़ी हैरानी होने वाली है। पुलिस ने जब मौका वारदात का गहराई से मुआयना किया था तो पुलिस ने यह देखा था कि घर में डकैती के दौरान जो चीजें बिखरी हुई थी, घर वालों से मारपीट के दौरान जो कमरे में सारी चीजें पड़ी हुई थी, उनमें पुलिस ने नोटिस किया कि मुरमुरे जिसे कहते हैं, चावल के बने हुए, राइस पफ इंग्लिश में कहते हैं, तो वो मुरमुरे जो है वो जमीन पर बिखरे हुए थे। पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में मुरमुरों को खास तौर पर बहुत चाव से नाश्ते में खाया जाता है और उसे झाल मुढ़ी कहा जाता है। जो ये जो पूर्वी भारत का ये जो इलाका है, यहाँ के लोग मुढ़ी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो डकैती जहां पर हुई थी, टिक्कू सोरेन के घर की हम बात कर रहे हैं, टिक्कू सोरेन के घर में उसके दरवाजे पर झाल मुढ़ी जो है वो बिखरी हुई थी और साथ ही झाल मुढ़ी के वहां पर चटनी भी गिरी हुई थी। ये चटनी मीठी चटनी थी जो खास उस इलाके में लोग झाल मुढ़ी के साथ खाते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर चटनी थी, ये चटनी कटिहार में हर जगह नहीं मिलती है, बल्कि कटिहार के एक पर्टिकुलर शॉप में ही वो चटनी बनती है, दुकान में बनती है और कटिहार के सारे लोग उस दुकान को अच्छी तरह जानते हैं। वो दुकान अपनी उस चटनी की वजह से काफ़ी फेमस है। तो चटनी और झाल मुढ़ी मौका वारदात पर पुलिस को पड़ी हुई मिली थी और अब पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि इस चटनी और झाल मुढ़ी के सहारे अगर वो इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने की कोशिश करे तो शायद उसे कोई मदद मिले और डकैतों के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। पुलिस ने इस आइडिया को फॉलो करने का फैसला किया, इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने का फैसला किया और पुलिस जो है उस दुकान में जा पहुंची जिस दुकान में झाल मुढ़ी और चटनी बिकती है और जिसका पूरे कटिहार में बहुत नाम है। अब जब पुलिस वहां गई और पुलिस ने इस पूरी घटना के बारे में उस दुकानदार से बातचीत की और उसे बताया कि 30 नवंबर की रात को या शाम को क्या इस तरह के कुछ लोग तुम्हारी दुकान पर आए थे जिन्होंने झाल मुढ़ी खाई हो और कुछ झाल मुढ़ी वो अपने साथ लेकर भी गए हों। तो जब दुकानदार से पुलिस ने पूछताछ की तो दुकानदार ने अपने दिमाग पर जोर डाला और जोर डालने के बाद उसने कहा कि हाँ, तकरीबन 8 से 10 लोग उसके दुकान पर उस रोज़ शाम को आए ज़रूर थे जिन्होंने झाल मुढ़ी के साथ मीठी चटनी खाई थी और उन्हें ये झाल मुढ़ी काफ़ी अच्छी लगी, तो वो इसे बांधकर यानी पैक करवा कर भी अपने साथ लेकर गए थे। ये जानकारी पुलिस के लिए जो है एक मेजर क्लू इस डकैती को सॉल्व करने में साबित हुई। अब पुलिस ने वो जो दुकान है उस दुकान के आसपास के मोबाइल फ़ोन का डंप डाटा फिर से कलेक्ट किया। इससे पहले पुलिस ने कलेक्ट किया था दीघा पार संताली टोला का डंप डाटा, जहां पर पुलिस को कोई भी मोबाइल नंबर जो है, नया मोबाइल नंबर या कोई ऐसा मोबाइल नंबर जो बाहर से उस जगह पर आया हुआ हो, ऐसा कोई मोबाइल नंबर पुलिस को नहीं मिला था। लेकिन पुलिस ने जब इस दुकान के आसपास का डंप डाटा कलेक्ट किया दुकानदार से बात करने के बाद, तो पुलिस ये देखकर चौंक गई कि वहां पर तकरीबन 8 से 10 मोबाइल फोन मौजूद थे और वो मोबाइल फोन वहीं पर स्विच ऑफ किए गए। यानी वो सारे के सारे मोबाइल फोन अलग अलग जगहों से ट्रेवल करते हुए मोबाइल फ़ोन धारकों के साथ उस दुकान के पास तक आए थे, लाए गए थे और फिर उन मोबाइल फ़ोन को, जो भी मोबाइल फ़ोन के धारक थे यानी ओनर थे, उन लोगों ने उस मोबाइल फ़ोन को वहाँ पर स्विच ऑफ किया था। और ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि हो ना हो ये मोबाइल फ़ोन डकैतों के ही हैं। तो कई मोबाइल नंबर पुलिस को मिले जिससे पुलिस को इन लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में बड़ी मदद मिली। और इसके बाद पुलिस ने उन्हीं मोबाइल नंबरों के ज़रिए एक शख्स का नाम पता किया जिसका नाम था अजहर अली। ये अजहर अली भी कटिहार का ही रहने वाला है और अजहर अली के बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो ये भी पता चला कि ये जो अजहर है इसके पिता इजराइल ने अपनी एक ज़मीन कुछ रोज़ पहले टिक्कू सोरेन को बेची थी। यानी टिक्कू सोरेन ने अजहर के पिता से एक पीस ऑफ लैंड, ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा था और इसी खरीदारी के बाद अजहर को ये लगने लगा कि टिक्कू सोरेन के पास काफ़ी पैसा है, क्योंकि उसने ज़मीन जो है खरीदी है तो ऑब्वियसली वो मनीड मैन होगा, पैसे वाला आदमी होगा, तो इसीलिए उसे टारगेट किया जा सकता है। इसके बाद अजहर अली ने
कुछ और लोगों से बातचीत की जो आपराधिक किस्म के लोग थे, जो पुराने चोरी डकैती के मामलों में शामिल रहे थे, और फिर उन लोगों के साथ लाइन अप करके अजहर ने ही ये पूरी डकैती की प्लानिंग रची। और प्लानिंग रचने के बाद उसने 30 नवंबर की रात को पूरी तैयारी से पहले वो सारे लोग उसी झाल मुढ़ी और चटनी की दुकान में इकट्ठा हुए। वहाँ से उन लोगों ने अपने अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ किए और फिर वो पहुँचे सीधे संथाली टोला में टिक्कू सोरेन के घर, और वहाँ जाकर उन्होंने डकैती की और डकैती के बाद सारा माल लूटकर रफू चक्कर हो गए। लेकिन जब अजहर अली पकड़ा गया मोबाइल फ़ोन सर्विलांस के ज़रिए, तो अजहर अली की निशानदेही पर एक एक कर पुलिस ने बाकी के 8 से 10 डकैतों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इसके लिए पुलिस ने गोरीपुर, सहजा, पश्चिम बंगाल के हरिश्चंद्रपुर जैसे कई इलाकों में छापेमारी की। और इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने सिर्फ यही एक डकैती का मामला जो टिक्कू सोरेन के घर में अंजाम दी गई थी, सिर्फ उसका ही खुलासा नहीं किया, बल्कि उसके साथ साथ कई और मामलों का पता लगाया। क्योंकि इन डकैतों के पास से पुलिस को सिर्फ टिक्कू सोरेन के घर से लूटे गए रुपए, पैसे और जेवरात ही नहीं मिले, बल्कि 4 से 5 लाख रुपए और भी मिले जो इन डकैतों ने अलग अलग जगहों से लूटपाट करके इकट्ठा किए थे। तो इस तरह से प्रोफेशनल डकैतों का एक गिरोह वो पुलिस की गिरफ्त में आया, और गिरफ्त में आया सिर्फ अपने चटोरपन की वजह से या फिर अपने भूख की वजह से आप कह सकते हैं, जिसमें इन डकैतों ने झाल मुढ़ी और मीठी चटनी खाई एक जगह, और खाने के बाद उनको इतना लालच हुआ कि वो ये झाल मुढ़ी और मीठी चटनी अपने साथ बांध कर पैक कराकर भी ले गए, और जहां पैक कराकर डकैती डालने गए थे वहां पर छीना झपटी में वो झाल मुढ़ी का पैकेट और मीठी चटनी वहां पर गिर गई थी। जिसके बाद इन्हीं खाने पीने की चीज़ों के सहारे पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। तो अपने आप में ये इन्वेस्टिगेशन का एक नायाब नमूना है। और ख़ासकर बिहार पुलिस की अगर हम बात करें, जो अक्सर आलोचनाओं का शिकार होती है वहाँ के आपराधिक घटनाओं के मद्देनज़र, वहाँ की पुलिस ने जब इस तरह का शानदार इन्वेस्टिगेशन किया हो, जिसमें शुरुआती लीड जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में पुलिस को कुछ भी न मिले, लेकिन झाल मुढ़ी के चंद दानों और मीठी चटनी के प्रकार से, उसके टाइप से अगर पुलिस किसी मामले को सॉल्व कर दे, क्रैक कर दे, तो पुलिस की तारीफ करनी तो बनती है। तो मुझे लगा ये मामला बिल्कुल ही डिफरेंट और नए किस्म का है। बेशक ये कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं है, जैसा कि मैं हर रोज़ आप लोगों को मर्डर मिस्ट्री सुनाया करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस केस के बारे में आप लोगों से बात होनी चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। इस पूरी कहानी पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? इन्वेस्टिगेटर्स के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं हैं इस स्टोरी को सुनने के बाद, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और कल जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक बुजुर्ग की मौत के बाद उसकी मैयत में शामिल होने पहुंचे एक कातिल दंपति को बेंगलुरु की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उस केस के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो कहानी आप लोगों को सुनाई थी, उसमें ढेर सारे लोगों ने, आप लोगों ने कमेंट किया है। तो मैं कुछ लोगों के नाम जो है वो पढ़ना चाहूँगा और कुछ कमेंट्स भी पढ़ना चाहूँगा, जैसा कि मैं हर रोज़ किया करता हूँ। तो रूमा फारूकी जी ने सबसे पहले, उनका मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, सुपर्ब स्टोरी टेलिंग उन्होंने लिखा है, और इन्होंने हिंदी और उर्दू पर कमांड की तारीफ़ की है। थैंक यू वेरी मच रूमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शबाना उजगांवकर जी ने भी तारीफ़ की है, और इन्होंने मुझसे सवाल पूछा है, ये दिलचस्प है। इन्होंने मुझसे पूछा है कि आज की स्टोरी के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, आप क्या सोचते हैं, इन्होंने मुझसे पूछा। और क्या हिना कौसर ने जो किया वो सही था, इन्होंने ये पूछा। असल में हिना कौसर नाम की एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ही एक रिश्तेदार का कत्ल कर दिया था। एक ऐसे रिश्तेदार का कत्ल किया था जो 1.5 लाख रुपए उधार देने के बदले में हिना कौसर की अस्मत का सौदा करना चाहता था, और उसे इंटिमिडेट कर रहा था, उसके साथ छेड़छाड़ और उसका यौन शोषण करने की कोशिश कर रहा था, सेक्सुअली हिना कौसर को एक्सप्लॉयट करने की कोशिश कर रहा था। इस पर हिना ने मर्डर किया। तो शबाना पूछ रही हैं, हमारी दर्शक हैं, वो ये पूछ रही हैं कि हिना के इस एक्ट पर जो उसने कत्ल की घटना को अंजाम दिया, वारदात को अंजाम दिया, उस पर मैं क्या सोचता हूँ, ऐसा करना सही था या नहीं। देखिए, इसका सीधा सा जवाब है, बिल्कुल भी सही नहीं था। जो मकतूल है, जिसकी हत्या हुई, वजीर पाशा जिसका नाम था, वजीर पाशा ने बेशक गलत किया और उसने यौन शोषण करने की कोशिश की। एक लड़की, एक महिला की मजबूरी का उसने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन कत्ल करने को जस्टिफाई नहीं कर सकते।
पुलिस के पास वो जा सकते थे, वजीर पाशा को गिरफ्तार करवा सकते थे। देखिए कत्ल करके उनका अंजाम क्या हुआ, आखिरकार वो गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होने के बाद अब पति पत्नी दोनों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ना होगा। सवाल ये उठता है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अल्टीमेटली नुकसान सबसे बड़े लूजर तो वही साबित हुए, क्योंकि जब अदालत इस मामले में सजा सुनाएगी तो अदालत ये नहीं कहेगी कि यौन शोषण हुआ था तो तुमने मर्डर कर दिया, चलो ये जस्टिफाइड रीजन है। ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे आप कत्ल कर पाए, तो इसलिए हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये कहना ज़रूर है कि अगर ऐसी घटना या ऐसी ज्यादती किसी के साथ होती है तो किसी भी इंसान को इस तरह की घटनाओं का सख्ती से मुखालफत ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ कानून के दायरे में हो तभी अच्छा है। शबाना जी, आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। अस्मिता चौहान जी ने भी कमेंट किया है, उन्होंने नमस्कार कहा है, मेरी ओर से भी नमस्कार स्वीकार कीजिए आप सर, आप बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाते हो, गॉड ब्लेस यू। लेकिन ये आईडी में नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, 2326 लिखा हुआ दिख रहा है। तो एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। पवन विश्नोई जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने बड़ी तारीफ की है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, और इन्होंने दिल से धन्यवाद कहा है। पवन विश्नोई जी थैंकफुल। वैभव नितेश जी, और इन्होंने ये कहा है कि 1 साल से कहानी सुना रहे हो और मेरा आज तक नाम नहीं लिया, मुझे लगता है कि कमेंट करना बंद करना पड़ेगा। वैभव नितेश जी, मैं आपके इस बात का बड़ी विनम्रतापूर्वक लेकिन बड़ी मजबूती से विरोध करता हूं। दोस्त, विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने कई बार आपका नाम लिया है और मुझे आपका नाम अच्छी तरह याद है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैंने कभी आपका नाम नहीं लिया? इसका मतलब ये हुआ कि आप कमेंट करके भूल जाते हैं, और ये जो बातचीत का हमारा ये जो सेशन होता है उसमें शायद आपकी दिलचस्पी थोड़ी कम है। तो खैर, मैं ये समझ सकता हूँ भाई, आपकी उम्मीदें मुझसे हैं, क्राइम तक से है, तभी आपने इतना राइटफुली लिखा है। तो टेक इट ईजी, टेक इट पॉजिटिवली, मेरी बातों को भी पॉजिटिवली लीजिएगा, और आपका स्वागत है, कमेंट करते रहिए, मैं इसी तरह से आप सबसे बात करता रहूँगा। कड़वा सच के नाम से एक आईडी है, इन्होंने बताया है कि ये एम कबीर हैं और वजीर पाशा की गुमशुदगी के वक्त पुलिस ने पाशा की कॉल डिटेल से सब कुछ जान सकती थी, जो कि पुलिस ने बाद में जाना, और पुलिस को हिना और उसके दादा और परिवार के बारे में जानती थी, तो फ़ोन कॉल से भी हिना के नए ठिकाने का पता लगा सकती थी, दादा की मैयत का इंतजार नहीं करना पड़ता। बिल्कुल आपकी बातें सच है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कमी और काहिली तो ज़रूर थी, और ख़ासकर इसलिए भी मैं इसको कमी मानता हूँ, अनंतपुर जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी आंध्र प्रदेश में, वो बेंगलुरु के इस इलाके से सटा हुआ इलाका है, तो कम से कम इनपुट शेयरिंग तो दोनों ज़िलों के बीच में और दोनों राज्यों के बीच में भी होनी चाहिए, जिससे इस तरह के मामले जो है वो आसानी से सुलझाया जा सके। पता नहीं, ये सब एक एसओपी है जिसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, लेकिन पुलिस कहां लैग कर जाती है, छूट जाती है, मुझे समझ में नहीं आता है क्यों। नीलेश शंकर जी ने भी कमेंट किया है, सो ग्रेट सर, इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। रितिका जी ने कमेंट किया है और इन्होंने ये लिखा है कि हम जैसे लोग तो किसी जीव को भी आहत करने से जो है डरते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन कुछ लोग इतना भयानक अपराध करते हैं और वो घबराते नहीं हैं। खैर, रितिका जी ने यह भी कहा है कि अगर कोई इस तरह की घटना या अपराध किसी के साथ करे तो उसका फैसला ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, और उनको जो है ऐसे अपराधियों को सज़ा मिलती है। कृष्णा नेहरा जी ने ज़बरदस्त आवाज़ लिखा है, यानी मेरे स्टोरी टेलिंग और ख़ासकर मेरी आवाज़ की तारीफ़ की है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अहान लिटिल एंजल के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है, सर माय नेम इज़ मीरा, आई लव एवरी वीडियोज़ ऑफ योर्स एंड शम्स सर, आई एम एडिक्टेड टू क्राइम रिलेटेड स्टोरीज नाउ अ डेज। इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। संगीता साहू जी का भी कमेंट है। एक आईडी है जो मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, एनीवे, लहसे नामा चेडियोन, इस तरह से इन्होंने आईडी। अच्छा, ये तिब्बत से हैं, ऑब्वियसली मैं बहुत फैमिलियर नहीं हूँ आप लोगों के नाम से, तिब्बती जो लोग होते हैं, तो इसीलिए मैं ठीक से नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन उन्होंने लिखा है, लव फ्रॉम तिब्बत इन बेल्जियम, ये बेल्जियम में रहते हैं। तो खैर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे भाई, मेरे दोस्त या मेरी बहन, जो भी हैं आप, क्योंकि जब मैं नाम ही ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मैं जेंडर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, आप ये समझ सकते हैं। प्रोमिला ठाकुर जी ने भी कॉम्प्लीमेंट किया है, लव यू लिखा है, आई रेसिप्रोकेट, थैंक यू वेरी मच। सर आपकी लैंग्वेज पर ज़बरदस्त पकड़ है, बहुत ही अच्छा है, कीप इट अप। यूज़र एक्स समथिंग के नाम से एक आईडी है, नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत शुक्रिया। याहिया खान जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है कि बैनर्जी सर, जमशेदपुर का जॉनी बाबू मर्डर केस की स्टोरी सुनाइए। खैर, वो जो बास्केटबॉल प्लेयर था जॉनी बाबू, उसके बारे में हमने अपने आज तक के शो वारदात में जो है
उस इंसिडेंट को, जब वो घटना हुई थी तब हमने उस पर स्टोरी की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन चलिए कभी वो कहानी भी आप सबको सुनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। याहया खान जी का भी ताल्लुक जमशेदपुर से लग रहा है मुझे। शीतल शर्मा जी ने कमेंट किया है और इन्होंने ये लिखा है कि कहानियाँ सुन सुनकर कहानी के मोटिव को लेकर मेरे मन में कई बातें आई है। हो सकता है कि पाशा और हिना के नाजायज़ रिश्ते हो और हिना अब पाशा से पीछा छुड़ाना चाहती है, उसे ब्लैकमेल कर रहा हो। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है और इन्होंने ये लिखा है कि हिना पाशा को खुद ही गलत बात कही हो ताकि वो पैसे दे, और जब पैसे लेकर आए तो उसको पैसे लेकर उसको मार दिया हो ताकि पैसे लौटाना ना पड़े। देखिए, आप जो बातें कह रही हैं शीतल जी, होने को ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और अक्सर जुर्म की घटनाओं में ऐसे एलिमेंट, ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। लेकिन ये तो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस अब इसके आगे जो इन्वेस्टिगेट करेगी तब पता चलेगा कि इस कहानी में और कितनी गहराई है और कितनी सच्चाई है। कोई भी मामला पुलिस जो है वो एक ही दिन में इन्वेस्टिगेट करके ख़त्म नहीं करती है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीरीज़ वाइज चलता रहता है। इसीलिए तो पुलिस कभी चार्जशीट किसी केस में फाइल करती है, उसके बाद फिर 1 महीना रुककर, कई बार ऐसा होता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करती है। 2 से 3 बार इस तरह की चार्जशीट फाइल की जाती है, सारे केसेस में नहीं, बहुत सारे केसेस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टिगेशन जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है। उमेश प्रधान जी का भी कमेंट आया है, थैंक यू वेरी मच। संध्या शाहपुरकर ने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। सलमान लकी जी ने कमेंट किया है। संजीव कुमार गुप्ता, राधा रवि शुक्ला, अभिषेक रघुवंशी जी हैं, ये नोएडा पुलिस और रेगुलरली क्राइम तक शो देखता हूँ। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि ये नोएडा से हैं और मेरे ख्याल से शायद नोएडा पुलिस से हैं। एनीवे, तो इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। शम्स सर की भी इन्होंने तारीफ़ किया। खैर, वो तो तारीफ़ के काबिल हैं और आप लोग जो मेरी तारीफ़ करते हैं वो मेरी खुशकिस्मती है। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। SK सलीम साहब ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। पहाड़ी ब्लॉगर के नाम से ये पूछ रहे हैं शम्स ताहिर खान कहाँ गए। दोस्त, अगर आप क्राइम तक के रेगुलर लिसनर हैं तो मुझे नहीं लगता आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि शम्स सर रोज़ रात को 9 बजे कहानी के साथ हाजिर होते हैं। विजय मिश्रा जी ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजीव कुमार गिरी जी, राम नारायण साहू, परूप श्रेष्ठ जर्मनी से। कुछ और कमेंट्स जो है वो रैंडमली मैं उसको फॉरवर्ड करके पढ़ता हूँ ताकि एक तरफ से कमेंट्स ना हो। मौलाना निसार नागपुरी साहब ने भी कमेंट किया है और इन्होंने पूछा है क्या उसका कत्ल करना और उसका हल और समाधान था। देखिए, कत्ल करना, वज़ीर पाशा का कत्ल हुआ था। हिना कौसर ने अपने शौहर के साथ मिलकर वज़ीर पाशा का कत्ल किया, वो जो है हल नहीं था मेरे हिसाब से। इनको कानून की मदद लेनी चाहिए थी। कत्ल करना किसी भी मसले का हल नहीं है, ये साफ बात है। अमिताभ कुमार ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। ज़ियाउल हक हमीदी साहब का कमेंट है, रेगुलर कमेंट करते हैं आप। TS इरंगधरियाल, एनीवे मैं नाम, ताशिद दिलक इनका नाम है। तो एनीवे मैं नाम ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन चलिए मेरे ग्रीटिंग्स आप तक पहुँचे, मैं ये कहना चाहूँगा। राजकुमार निमराना से हैं और लक्ष्मी नाथ मिश्रा जी, आपकी प्रस्तुति श्लाघ्य है, कमाल है। आपकी हिंदी तो कमाल की है लक्ष्मीनाथ जी। आप अक्सर इस तरह के कमेंट्स करते हैं और मैं उसको पढ़ता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के शब्द जो हैं हिंदी में आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते और मुझे जब ऐसे शब्द हिंदी के सुनने, पढ़ने और जानने को मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। क्योंकि मैं एक बंगाली बैकग्राउंड से हूँ, मेरी मातृभाषा बांग्ला है और इसके बाद मैंने चूँकि हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो मैंने हिंदी को बहुत शिद्दत से सीखा, फॉलो किया और हिंदी की रोटी खाता हूँ, हिंदी की पत्रकारिता करता हूँ। तो इसीलिए हिंदी के बहुत सारे शब्द मैं जानता हूँ। मतलब इसको मेरे अहंक तौर पर न लिया जाए, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ और मुझे मतलब बड़ा जिसे कहते हैं ना कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है हिंदी के साथ, एक जुड़ाव, आत्मीय जुड़ाव सा महसूस होता है। और जब इस तरह के शब्द और वाक्य पढ़ता और सुनता हूं तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप सारे लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, मेरे साथ आप जुड़ते हैं, हर रोज़ कमेंट करते हैं और इतना प्यार देते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वाक्य, किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी हिफाजत करते रहिए और क्राइम तक के साथ यूं ही बने रहिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।